हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक फोर्थ ईयर जो ऑल ब्रांचेज में कॉमन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ROE 086। दिस सेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर MCQ फोकस ऑन यूनिट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, यानी कि यूनिट 1 के टोटल MCQ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हम देखेंगे और आने वाली जो रेगुलर वीडियो है उसमें हम जो है टोटल कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, MCQ बनते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि यूजेबिलिटी के बेस्ड पर, यूजेबिलिटी के आधार पर एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। तो किस में क्लासिफाई किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रिसोर्सेज। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। थर्ड ऑप्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एंड टर्शियरी रिसोर्सेज है। और डी है हमारे पास प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। मतलब यूज़ के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज आज क्लासीफाई इनटू प्राइमरी, यानी कि जो भी हमारे पास यूजेबिलिटी के आधार पर एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी में, पहले प्राइमरी, फिर किसमें इंटरमीडिएट और फिर सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो प्राइमरी रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे प्राकृतिक में हैं वो जो है प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। जैसे सन को हम बोल सकते हैं, ठीक है, और जो लकड़ियां हैं उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑफ मॉडिफिकेशन, इंटरमीडिएट रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्स आफ्टर वन और मोर स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी रिसोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेज में जो हमें प्राप्त होते हैं वो है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्सेज। और सेकेंडरी रिसोर्सेज आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज द फाइनली सप्लाइड टू द कस्टमर ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब कस्टमर के यूटिलाइज करने के लिए, कस्टमर के उपयोग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी कि सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासीफाई इनटू, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी रिसोर्सेज, यानी कि टर्शियरी रिसोर्सेज में ये जो है नहीं होता है। तो टर्शियरी रिसोर्सेज में हम जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको नहीं कह सकते, यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट जो मतलब कि प्राइमरी रिसोर्सेज है उसको हम बोल सकते हैं कि जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ियां हैं, ठीक है, ये हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, तो ये जो है ये प्राइमरी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और इंटरमीडिएट में क्या आते हैं, इंटरमीडिएट में हम ये कह सकते हैं कि जो उसके सेकेंड स्टेज में, जो उससे सेकेंड स्टेज में हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं एनर्जी के, उनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। और उसके नेक्स्ट स्टेज में जब हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं उन एनर्जी के रिसोर्सेज को उसके यूटिलाइजेशन के लिए, तो जो वो मतलब एनर्जी रिसोर्सेज है वो कहलाएंगे सेकेंडरी, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी जो है इंटरमीडिएट के बाद आता है, और फर्स्ट और प्राइमरी के बीच में जो भी रिसोर्सेज स्टेज होती है वो होती है इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज के जो मध्य की कड़ी है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि इंटरमीडिएट एनर्जी रिसोर्सेज हमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज के मध्य मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द प्राइमरी रिसोर्सेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी रिसोर्सेज नहीं है, प्राइमरी रिसोर्स नहीं है। तो प्राइमरी रिसोर्स कौन सा नहीं है इसमें देख लीजिएगा। देखिए क्रूड ऑयल जो है हमें प्राइमरी रिसोर्सेज से मिलता है, हाँ ये सही बात है। कोल की अगर हम बात करें तो कोल भी हमें प्राइमरी रिसोर्सेज से ही मिलता है। और हाइड्रोजन एनर्जी, इस पर हम बात करेंगे तो सनलाइट भी हमें जो है नेचर से ही मिलता है, यानी कि और नेचर से प्राप्त होने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं,
ठीक है। तो देखिए हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ठीक, हाइड्रोजन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विच आर प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए ये जो है, जो हाइड्रोजन एनर्जी है, ये हमें फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होती है, जो एक प्राइमरी सोर्स है। क्या है? जो एक प्राइमरी सोर्स है। देयरफॉर हाइड्रोजन एनर्जी इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो है पहली स्टेज से नहीं प्राप्त होती है, हाइड्रोजन एनर्जी जो है हमें सेकेंड स्टेज में प्राप्त होती है, और जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्रूड ऑयल, कोल एंड सनलाइट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सिंस दे कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन द नेचर। यानी कि हम ये समझ गए हैं कि जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है उसको हम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, और क्रूड ऑयल, कोल और सनलाइट ये तीनों हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, डायरेक्टली हमें मिलते हैं, तो ये प्राइमरी रिसोर्सेज में आएंगे। तो उसने पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज। तो प्राइमरी रिसोर्सेज कौन सा नहीं है? तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन एनर्जी हमारा प्राइमरी रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द रेशो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम ए रॉ एनर्जी सोर्सेज टू एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन द रॉ एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड एज। यानी कि जो एनर्जी रिसीव्ड होती है रो एनर्जी सोर्सेज से और एनर्जी स्पेंड होती है रो एनर्जी सोर्सेज से, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को केवल ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और ऑप्शन को देखते जाइएगा। द रेशो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम ए रो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेंड। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो रॉ मटेरियल से, और एनर्जी जो रिसीव हो रही है रॉ मटेरियल से, उन दोनों को रेशो को हम क्या कहते हैं, ये इसने पूछा है। तो देखिएगा कंजप्शन रेशो नहीं, कंजप्शन तो हम नहीं बोल सकते, फ्यूल रेशो, एनर्जी यील्ड रेशो या फिर जूल रेशो। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंजप्शन रेशो को तो आप भूल ही जाओ, कंजप्शन रेशो ये का फॉर्मूला ये नहीं होता, फ्यूल रेशो का फॉर्मूला ये नहीं हो सकता। हम बात करें एनर्जी यील्ड रेशो, तो आपने जरूर थ्योरी में पढ़ा होगा कि एनर्जी यील्ड रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखिएगा एनर्जी यील्ड रेशो को, यानी कि द रेशो ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ए सिस्टम लाइक विंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि विंड से जो भी एनर्जी हमें जो है कन्वर्जन सिस्टम से जो प्राप्त होती है, विंड से एनर्जी कन्वर्ट हुई। ठीक है, जैसे कि मतलब पवन चक्की लगी हुई है, ठीक है, विंड टरबाइन लगी हुई हैं, तो वो क्या होता है, विंड से एनर्जी आती है। ठीक है, यानी कि विंड उसको घुमाती है और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो द रेशो ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम ओवर इट्स लाइफ टाइम टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट इज कॉल्ड द एनर्जी यील्ड रेशो। ये क्या कहलाती है? एनर्जी यील्ड रेशो कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द रेशो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ एनर्जी सोर्सेज टू एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन द रॉ एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड एज द एनर्जी यील्ड रेशो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एनर्जी यील्ड रेशो हम इसे कहेंगे। आप याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपका कई तरीके से बन सकता है, आप बस इतना याद रखिएगा कि एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल या फिर रो एनर्जी सोर्सेज हम बोल सकते हैं, और एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन द रो मटेरियल या फिर रो एनर्जी सोर्सेज, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? एनर्जी यील्ड रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? एनर्जी यील्ड रेशो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मैनी decades are known as। energy resources which are being used for many decades are known as, यानी कि सदियों से जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं सदियों से। ठीक है, सदियों पहले की बात करी हुई है इसने, तो सदियों से जो भी एनर्जी रिसोर्सेज जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें जो ऑप्शन है उनमें से इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, या प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, या फ्यूल सेल्स कहते हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें कि एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द मैनी डिकेड्स आर नॉन एज। ठीक है, तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो हमारे पास यहाँ करेक्ट हो जाता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्स दैट आर बीइंग यूज्ड, जो हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनली, ठीक है, ट्रेडिशनली फॉर ए लॉन्ग टाइम।
मतलब हम जो है इसे सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड एट्सेट्रा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस आर रिलेटिवली न्यू इन टर्म ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको क्या कर, मतलब ये तो एक क्या है कि अभी के यानी कि यूजेस में नए तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे जो सदियों से, जो पुराने ज़माने से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, वो क्या है, वो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और वो कौन कौन से हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोल, पेट्रोलियम या फायरवुड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मैनी डिकेड्स आर नॉन एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। आप इसको याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर इसको देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। यदि आपने थ्योरी को थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आप फिर भी इसे देखिएगा, वरना आपको जो है डेफिनेशन के सहायता से हम यहाँ पर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशनों को आपको समझना ही होगा। डेफिनेशन के आधार पर अगर आप समझेंगे तो आपको समझना ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें तो वो कह रहा है कि ए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इज डिजाइन टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम विंड। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम इज 240 किलो जूल। 240 किलो जूल। देखिएगा सबसे पहली बात तो ये, जहाँ भी अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कहीं पर भी मिले तो उसके यूनिट को और उसकी क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिएगा। किलो जूल में दिया गया है, क्योंकि आंसर अगर वो जूल में देगा, आप किलो जूल में निकाल के रखोगे तो वो जूल वाला भी दे देगा, किलो जूल वाला भी दे देगा, आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपका यूनिट पर ध्यान देना है। 240 किलो जूल दे रखा है, तो द एनर्जी यील्ड रेशो, देखिए अभी हमने पढ़ा एनर्जी यील्ड रेशो, बात आ गई एनर्जी यील्ड रेशो की, सही है। तो एनर्जी यील्ड रेशो ऑफ द सिस्टम इज कितना दे रखा है, 14:3। द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम ओवर द इट्स लाइफ टाइम। अब देखिएगा लाइफ टाइम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा यह सिस्टम, ये हमको बताना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एनर्जी यील्ड रेशो दे रखा है, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम, जो सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की आवश्यकता है वो है 240 किलो जूल। तो देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वी नो दैट द एनर्जी यील्ड रेशो, एनर्जी यील्ड रेशो को हम जानते हैं। एनर्जी यील्ड रेशो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो ई वाई है, ई से एनर्जी, वाई से यील्ड, एनर्जी यील्ड रेशो को हम लिख सकते हैं ई यानी कि सिस्टम एनर्जी सप्लाई, और अपॉन में हम कर सकते हैं एनर्जी जो है रिसीव्ड, एनर्जी सप्लाई और एनर्जी रिसीव। हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं यानी कि एनर्जी सप्लाई और एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो देखिएगा एनर्जी की ज़रूरत जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 240। ठीक है, और एनर्जी सप्लाई हमें अभी नहीं पता, एनर्जी यील्ड जो है वो मालूम कर रहा है। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जो एनर्जी यील्ड रेशो है वो दे रखा है, तो एनर्जी यील्ड रेशो ये होता है, तो एनर्जी यील्ड रेशो यानी कि 14/3 ये दे रखा है, 14/3। अब एनर्जी सप्लाई का हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है, और एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 240। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो एनर्जी सप्लाई आएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 1120। और यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि यूनिट हम क्या लिखें, अगर वो यहाँ पर ये भी यहाँ पर 1120 दे देता, यहाँ पे 1120 दे देता, और यहाँ पर ऊपर कर देता जूल, नीचे कर देता किलो जूल, तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाने थे। ठीक है, तो देखिएगा हमने किस में लिया है, हमने लिया है यहाँ पर 240 जो है वो किलो जूल में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किलो जूल में ही आएगा। तो 1120 किलो जूल यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करके आएंगे। आई होप कि आपको सही तरीके समझ में आ गया, क्योंकि जो यील्ड रेशो होता है वो हमने अभी पीछे जो है उसको पढ़ा था, तो यहाँ पर केवल उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में जो स्टेटमेंट है, जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो कौन सा सही है, जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में जो भी स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज़ ए रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ ए क्या, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में नॉन रिन्यूएबल बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो कि कौन सा सोलर एनर्जी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो देखिएगा सोलर एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड ट्रेडिशनली एंड इज रिलेटिव न्यू इन टर्म ऑफ यूज।
Hence, it is a non-conventional source of energy. It is ultimated and exhaustible. यहाँ पर आप देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन सकता है। वो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए जो भी आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाए उसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अल्टीमेटेड एंड एग्जॉस्टिबल एंड हैंस इज ए रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिसोर्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका, यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है वो आपका सही होता है, क्योंकि इसने बताया गया है कि इट इज़ ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और जो इसको हमको जो बोल रहे हैं तो वो जो है रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी है। सोलर एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो इट इज़ ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर जो एनर्जी है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सोलर एनर्जी से यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जरूर बन करके आएगा, तो सोलर एनर्जी के क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप उसके एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने सही तरीके से देख लिया तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, और वो बना भी सकता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैज़ बीन यूज ट्रेडिशनली एंड इज रिलेटिवली न्यू इन टर्म ऑफ द यूजेज, ठीक है। और दूसरा दे रखा है उसने कि इट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा गया है कि विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो एग्जाम्पल हैं, लेकिन किसके हैं वो ऑप्शन में आपको दिया गया है। प्राइमरी सोर्स के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले प्राइमरी का है दूसरा सेकेंडरी का है, या हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में सेकेंडरी सोर्सेज के हैं या फिर टर्शियरी सोर्सेज के हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि विच जो विंड है और हाइड्रोजन एनर्जी है, तो यहाँ पर विंड हमें किससे प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि जो भी हमें नेचर से प्राप्त होती है तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्सेज में आता है। और हाइड्रोजन एनर्जी हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये एक सेकेंडरी सोर्सेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड प्राइमरी फर्स्ट वाला है और सेकेंडरी जो है वो सेकंड वाला है, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि जो पहले दिया हुआ है वो पहले के लिए है, दूसरा जो है वो दूसरे के लिए, यानी कि विंड के लिए प्राइमरी, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए सेकेंडरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो जो हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल यूज रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं ट्रेडिशनल के बेस पर, तो वो क्या है, दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक जो अवेलेबल है उसके आधार पर देखें तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाई इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के हमने जो है उसको क्लासिफाई कर दिया। अब बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी के आधार पर हमने फिर से उसको किया कि जो यूजेबिलिटी के आधार पर है तो रिसोर्सेज ऑफ द क्लासिफाई इनटू प्राइमरी और इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, यानी कि 3 टाइप से हमने फिर से उसको डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले जो है ट्रेडिशनल के आधार पर सोर्सेज को जो क्लासिफाई किया गया वो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उन सोर्सेज को अवेलेबिलिटी के आधार पर, यानी कि लॉन्ग टर्म के आधार पर, ठीक है, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक जो अवेलेबल होते हैं उनको हमने 2 टाइप में फिर से उसको हमने कन्वर्ट किया, क्लासिफाई किया, एक तो रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। उसके बाद हमने जो है यूजेबिलिटी के आधार पर इसको फिर से 3 पार्ट में हमने 3 कंडीशन इसकी बनाई है। सबसे पहली है प्राइमरी, और सेकंड है इंटरमीडिएट, और थर्ड है सेकेंडरी, यानी कि 3 टाइप के फ्यूल को हमने इस कंडीशन में रखा था, ठीक है। तो विंड है प्राइमरी और जो हाइड्रोजन है वो है सेकेंडरी, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाई इनटू। देखिए यहीं से अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है तो यहीं से क्वेश्चन आपका बन करके आ गया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाई इनटू। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। तो हमने अभी बताया लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आधार पर यहाँ
क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि ट्रेडिशनल के यूज़ में हमने किया था कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के दो टाइप में, और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी में हमने किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, और जो बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी के आधार पर हमने किया था प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी में दो टाइप हमने जो है इसमें बताए थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपका सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम चलें तो देखिएगा, विच ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज इज, या हम बोल सकते हैं आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एनर्जी रिसोर्सेज है कोल एंड गैसोलीन, वुड, बायोगैस, क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू या फिर बायोगैस या फिर हम बोल सकते हैं वुड या कोल एंड गैसोलीन, इसमें से कौन सा सही है। तो एनर्जी यानी कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एनर्जी सोर्सेज है वो है कोल और गैसोलीन। ठीक है, कोल एंड गैसोलीन आर कमर्शियल रिसोर्सेज दैट आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, सच एज स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। फायरवुड एंड क्रॉप रेसिड्यू आर जनरली यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। देखिएगा, इसने सारे ऑप्शन के बारे में बताया गया, यानी कि क्रॉप एंड गैसोलीन जो हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और कौन सी इंडस्ट्री में, जैसे कि स्टील या सीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरीके की इंडस्ट्रीज में जो है इसमें इनको यूज़ किया जाता है, कोल और गैसोलीन। तो आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन जो भी आपके जो अदर ऑप्शन हैं उनके बारे में आपको बताया गया है कि फायरवुड एंड क्रॉप रेसिड्यू, फायरवुड एंड क्रॉप रेसिड्यू आर जनरली यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। देखिएगा, आपके लिए एक और क्वेश्चन और बन सकता है कि विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर वाइडली यूज इन डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम कहेंगे फायरवुड और क्रॉप रेसिड्यू, इनमें से एक ऑप्शन आपको दिया होगा तो टिक करना होगा। ठीक है, तो बायोगैस हैज सम इंडस्ट्रीज यूज सच एज द फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बट नॉट वाइडली यूज, यानी कि जो बायोगैस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है इंडस्ट्री में, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है कोल एंड गैसोलीन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिले। सबसे ज़्यादा जो है वुड और क्रॉप रेसिड्यू, ये जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो डोमेस्टिक पर्पज़ का अगर क्वेश्चन आता है तो आप एनर्जी रिसोर्सेज को फायरवुड या फिर क्रॉप रेसिड्यू पर लगाएंगे। और बायोगैस का आता है तो वो जो है मतलब जनरली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वाइड मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ नहीं किए जाते। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला जो रिसोर्सेज है वो है कोल एंड गैसोलीन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विच ऑफ दीज रिसोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पर कहा गया है कि वह रिसोर्सेज जो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान जो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है, उसमें से ये ऑप्शन छांट के बताना है कि कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज है। कोल है, मीथेन है, यूरेनियम या फिर बायोगैस। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें इन फ्यूल्स की तो देखिएगा कोल, मीथेन एंड बायोगैस प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज ऑल देम हैव सेम कार्बन कंटेंट। ठीक है, कार्बन भी होता है इसमें। विच ऑफ द कंबशन प्रोड्यूस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोल की, मीथेन की और बायोगैस की, तो जब हम इनको जलाते हैं या फिर हम क्या इसमें हम देख रहे हैं कि कोल, मीथेन एंड बायोगैस प्रोड्यूस CO2, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज ऑल देम द हैव द सेम कार्बन कंटेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ये क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, CO2 जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसने पूछा है कि वह रिसोर्सेज जो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ऐसा जो फ्यूल, जो मतलब फ्यूल का नाम आ रहा है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है एनर्जी रिसोर्सेज, वो कौन सा रिसोर्सेज है, वो है हमारे पास यहाँ यूरेनियम। यूरेनियम यानी कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम जो है वो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि यूरेनियम प्रोड्यूस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिएगा, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड डज नॉट प्रोड्यूस CO2, ये इसमें से कोई भी CO2 नहीं निकलती है। ठीक है, यानी कि जो क्या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन होते हैं। इनको जो है आपको समझना चाहिए। तो यूरेनियम एक ऐसा
एनर्जी रिसोर्सेज है, ऐसा रिसोर्सेज है जिससे कि CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, वो जो है क्या करता है कि जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा एनर्जी जो निकालता है, वो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा निकलती है। तो यूरेनियम एक ऐसा सोर्सेस है जो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासीफाई इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो ओरिजिन के बेसिस पर एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है नेचर और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर। तो क्या ये सही है? तो सही है तो आपको ट्रू लगाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और गलत है तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा। तो देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासीफाई इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस में? एक है नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओरिजिन के बेस पर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। बेस्ड ऑन द ओरिजिन एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोमास और जियोथर्मल, टीडल, और हम बोल सकते हैं कि ओशियन थर्मल, ओशियन वेव एंड हाइड्रो एनर्जी। इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में नहीं किया गया। तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विच ऑफ दीज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पॉल्यूशन, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पॉल्यूशन। तो यहाँ पर कमर्शियल रिसोर्सेज है, नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और न्यूक्लियर एनर्जी है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा सही होगा। कमर्शियल रिसोर्सेज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ वर्ल्ड पॉल्यूशन। कमर्शियल रिसोर्सेज जो है वो इस वर्ल्ड में ज़्यादा पॉल्यूशन वाले होते हैं। रिसोर्सेज लाइक कोल, कोक, गैसोलीन एट्सेट्रा, इनमें जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। विच आर यूज कमर्शियली प्रोड्यूस ए लार्ज चंक एंड, जो हम बोल सकते हैं कि टोटल CO2 प्रोड्यूस इन द अर्थ। टू कॉम्बैट, या हम बोल सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज और शुड रिप्लेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि देखिएगा कमर्शियल रिसोर्सेज में ऐसे होते हैं कि जो भी हमारे पास लकड़ी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कोयला है या गैसोलीन है, यानी कि मिट्टी का तेल है, इससे ये बोल सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं मतलब इसमें नेचर में। तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ दीज द मेजर कंट्रीब्यूट ऑफ द वर्ल्ड पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ही सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट करते हैं, कमर्शियल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड आर फुलफिल्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि वर्ल्ड की आधी एनर्जी आवश्यकता अनुसार जो फुलफिल की जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा की जाती है। तो क्या ये सही है? ये है आपको बताना है। तो देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 89% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि 89% एनर्जी, टोटल एनर्जी की 89% जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से फुलफिल की जाती है, ठीक है। कोल से 27% तक, और नेचुरल गैस से 24% तक, ऑयल से 34% तक, न्यूक्लियर एनर्जी से 11% तक। ओनली 11% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड्स टू फुलफिल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज केवल और केवल 11% ही एनर्जी को फुलफिल कर पाता है वर्ल्ड की। बाकी जो है वो किस में होते हैं? वो होते हैं जो भी हमारे पास एनर्जी है वो कोल से, नेचुरल गैसेस से, या फिर ऑयल से, या न्यूक्लियर एनर्जी से हमें प्राप्त होता है। केवल 11% ही जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उससे प्राप्त होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉल्स पर आप टिक करोगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया गया है कि विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज वेयर considered for large scale use after the oil crisis ऑफ 1973 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 1973 से पहले जो कोयल है वो 1973 से पहले जो है एनर्जी रिसोर्सेज जो है कंसिडर टू लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा, यानी कि सदियों से जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से है।
आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि वह कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज है वर कंसिडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973, यानी कि 1973 में जो ऑयल संकट आया था, ठीक है, ऑयल संकट आया था, उसके बाद लार्ज स्केल पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो यूज़ किया जा रहा है, यानी कि कंसिडर किया जा रहा है, वो कौन सा है वो ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज वर कंसिडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973, यानी कि 1973 के तेल का जो संकट आया था उसके बाद जो लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, कन्वेंशनल सोर्स है या नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है या प्राइमरी सोर्स है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि 1973 का जो ऑयल संकट था उसके बाद जो बड़े पैमाने पर यूज़ हुआ है वो क्या है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स से सबसे ज़्यादा जो है उसके बाद जो है एनर्जी सोर्सेज को यूज़ किया गया, यानी कि द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973 कॉज्ड ऑयल प्राइस टू इंक्रीज, हम बोल सकते हैं कि ड्रास्टिकली, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो गया। तो द आल्सो कॉज्ड द इन्फ्लेक्शन, यानी कि इन्फ्लेक्शन हम बोल सकते हैं कि इन द प्राइसेस ऑफ अदर कमर्शियल सोर्सेज, यानी कि जो अदर कमर्शियल सोर्सेज हैं उनसे जो है बहुत ही ऊंचा इसका प्राइस हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज फेल्ड द नीड for alternative source of energy and non-conventional sources like solar, wind energy, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल यूज, यानी कि सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को बहुत बड़े पैमाने पर जो गवर्नमेंट है उसने यूज़ किया। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज 1973 के ऑयल संकट के बाद जो है वो यूज़ हुआ। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशो। तो देखिए, यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशो, एनर्जी यील्ड रेशो की यूनिट क्या होती है। तो एक बात आप बताइएगा कि जो हमने यहाँ पर अभी निकाला था वो हमने किस में निकाला था। देखिए, एनर्जी यील्ड रेशो इज द रेशो ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, ठीक है, टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट, यानी कि जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, एनर्जी यील्ड रेशो कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, 2 क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, एक में न्यूमेरिकल और एक में थ्योरेटिकल। तो इट इज मेक्स इट डायमेंशनलेस, ठीक है, इट इज मेक इट डायमेंशनलेस, यानी कि एनर्जी बटे एनर्जी हो जाता है। तो एनर्जी अपॉन एनर्जी हो जाता है, तो दोनों का जो यूनिट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो कैंसिल आउट होने पर जो हमें यूनिट मिलती है वो जो है मिलती है 0, यानी कि कोई यूनिट मिलती ही नहीं है, तो डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशो, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम यूनिट होती है रेशो के नाम से। देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक है, रेशो जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर आप दिमाग में टच कीजिएगा कि डायमेंशन लेस 80% मिलता है, ठीक है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ भी रेशो आए, रेशो में जो सेम रेशो अगर आता है तो उसमें तो 100% जो है एनर्जी हो या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो डायमेंशंस है वो 0 हो जाती है। देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर आप मैकेनिकल में आपने पढ़ा हो कि ये होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन में अगर आपने पढ़ा हो तो स्ट्रेन में क्या होता है, 2 रेशो होता है। एक तो होता है चेंज इन डायमेंशन यानी कि डेल एल, और एक होता है ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि एल। तो दोनों ही लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ अगर है, यानी कि सेम डायमेंशंस सेम क्वांटिटी अगर रेशो है, सेम जो क्वांटिटी है, जो राशि है अगर सेम है और उन दोनों का रेशो दिया हुआ है तो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। जैसे ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम राशियां हैं, यानी कि वो भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दोनों को जो हम इसे रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के मीटर और मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी ये दिया हुआ है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। तो सेम अगर रेशो आपने कहीं पर भी देखा हो तो उसमें आपने डायमेंशन लेस ही देखा होगा। जैसे एनर्जी, इसमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी यील्ड रेशो में दोनों ही एनर्जी के रेशो हैं, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन एनर्जी दोनों की यूनिट भी सेम हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बाकी आप अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो और भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप अपने माइंड में इस तरीके से इसको टच कीजिएगा, ठीक है। रेशो का ध्यान रखिएगा, जो भी रेशो होता है अगर वो सेम
का है, जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन फोर्स बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने अभी बताया लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि वो चेंज इन लेंथ हो सकती है या फिर कोई भी लेंथ हो सकती है। दोनों अगर आपस में लेंथ का रेशो तब भी वो जीरो क्वांटिटी उसकी, जीरो यूनिट उसकी हो जाती है, तो डायमेंशन लेस हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशो इज डायमेंशन लेस यानी कि जीरो। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और मिलाते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक के, वो आपके सामने रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।